नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो संघर्ष द स्टोरी ऑफ सक्सेस। इससे पहले कि मैं आज के गेस्ट को आप लोगों के समक्ष लेके आऊं, क्योंकि आज के गेस्ट हमारे बहुत स्पेशल है, इंडिया की एक बहुत फेमस, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड के पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो स्नेह सागर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज की जो पर्सनालिटी है बहुत फेमस पर्सनालिटी है। बहुत कुछ हमें आज सीखने को मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आज की जो गेस्ट हमारे इस प्रोग्राम में है वो है अजय ठाकुर जी, जो इंडिया की नेशनल कबड्डी टीम के कैप्टन रहे हैं। इन्होंने 2016 में कबड्डी का वर्ल्ड कप जीता और 2014 में इन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। और भारत के जो बड़े अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। एट प्रेजेंट ये हिमाचल प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर है। और इतना कुछ होने के बाद अजय जी बहुत हम्बल है, ग्राउंड टू अर्थ है। तो चलिए आज की गेस्ट से हम मुलाकात करते हैं, अजय ठाकुर जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका इस नमस्कार। कैसे हैं आप? कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, ताकि हमें भी अच्छा लगता है अपने विचार रखना किसी के समक्ष। जी बिल्कुल, मैं पिछले आई थिंक 6 महीने से लगातार टच में है कि आपका समय, कभी आप बिजी, कभी आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। तो चलिए, देर से आए दुरुस्त आए। तो आज का ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। आपने इतना कुछ हासिल किया है कि अगर इसे हम गिनाना शुरू करें तो काफी वक्त निकल जाएगा। उसके बावजूद भी आप एक बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है। तो आपसे अजय भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो कबड्डी का खेल है, काफी पहले, अगर हम अपने टाइम की बात करें, आपकी और मेरी एज लगभग लगभग शायद बराबर ही है। तो उस वक्त जो कबड्डी हुआ करता था एक बहुत फेमस खेल होता था, लेकिन ये नेशनल या इंटरनेशनल पे बहुत बड़ी इसको पहचान नहीं मिली थी। तो लोगों ने इसकी तरफ एक इसमें अच्छा करियर हो सकता है उस पर ज्यादा गौर नहीं किया। तो आपको कहाँ से ये शौक आया कि आप कबड्डी खेलें? नहीं, देखिए, ये एक मुझे जो खेलने का जो है ना, जो मेरे अंदर जज्बा है, ये मुझे परिवार से ही मिला है। मेरे पिताजी एक अच्छे रेसलर थे, तो घर में ही थोड़ी, अगर हमारे जो कल्चर था वो स्पोर्ट्स का था। मेरे पिताजी हमेशा ही जब भी हमारे घर में कोई भी बात होती थी, स्पोर्ट्स का जिक्र 101% होता था, है ना। मेरे फादर साहब हमेशा चाहते थे कि वो अच्छे रेसलर बने। तो चलो, उस टाइम फाइनेंशियली बड़ी फैमिली वीक थी, वो फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाई, जो फैसिलिटी जो चाहिए एक प्लेयर के लिए, या एक प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए जो फैसिलिटी या जो फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, वो उस टाइम फैमिली भी नहीं थी। लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगा कि यार, अगर मैं कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, कि मेरे बच्चे जरूर करें। तो जब हम छोटे थे, मेरी मम्मी जी हमेशा बताते थे कि जब हम पैदा भी नहीं हुए, जब से मेरे फादर साहब का ये सपना था कि जब भी मेरे बच्चे होंगे मैं उनको स्पोर्ट्स में डालूंगा, और मेरा कोई बेटा कंट्री को जरूर रिप्रेजेंट करे। हमें उस टाइम ये पता भी नहीं था कि कंट्री को रिप्रेजेंट करना या देश के लिए खेलना ये क्या होता है। लेकिन ये जज्बा जरूर था कि यार, फादर साहब का अगर सपना है तो हम एक दिन ये करके जरूर दिखाएंगे, कि जो भी होगा हम फादर का सपना जरूर पूरा करेंगे। मुझे तो ये शुरू से मेरे में जज्बा था। तो ये फैमिली से ही मिला है मुझे, मतलब स्पोर्ट्स का जो मेरे अंदर जो जज्बा है, ये फैमिली से ही है। तो आपने बचपन में ये सोचा था कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे, आप इस फील्ड में बहुत आगे निकलोगे? देखिए, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, ये तो नहीं सोचा था, है ना। लेकिन ये मैंने सपना जरूर सजा लिया था अपने दिल में कि यार एक दिन, जैसे मेरे फादर साहब का सपना था, वो हमेशा हमें बोलते रहते थे कि मेरा सपना है बेटे कि आप देश के लिए खेलो। तो वो मैंने सच में सोच रखा था अपनी लाइफ में कि यार, कंट्री को जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, देश के लिए जरूर खेलेंगे। अगर मेरे फादर का सपना है तो एक दिन पूरा जरूर करेंगे। जी, एक्चुअली ये जो संघर्ष जो प्रोग्राम है, इसमें इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम
यूथ को मोटिवेट कर सके कि किस तरह से लाइफ में सक्सेस हासिल होती है, कितनी मेहनत की देखिए ज़रूरत होती है। तो आप जैसे लोग जब इस शो में आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए मैं जी, हमेशा ही अपने यूथ को हमेशा बोलता रहता हूँ कि हम लोग आज के यूथ में हम लोगों में कमी क्या है कि हम लोग ना अपनी परिस्थितियों की दुहाई बड़ी जल्दी दे देते हैं कि यार मेरे पास ये स्कोर नहीं है, मैं अगर मेरे पास ये होता मैं ऐसा होता। मैं हमेशा आपको एक बात यही बोलना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ चेंज करनी पड़ती हैं, है ना? मेरे फादर साहब कांस्टेबल होते थे पुलिस में। वो फैसिलिटी हमें भी नहीं थी कि हम सोचे कि मैं बहुत अच्छे स्टेडियम में दौड़ता था। हमारे गाँव में बहुत अच्छा ग्राउंड था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग भी रोड रनिंग कर के हम लोग प्लेयर बन गए और नंगे पाँव दौड़ के हम लोग प्लेयर बन गए। अच्छे शूज़ नहीं थे, अच्छी किट नहीं थी। शुरुआती दिनों में, है ना? बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर ट्रेन में हम खेलने के लिए जाते तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप के लिए मैंने ज्वाइन की, इंडिया टीम में कैंप में गया, तो मैं ट्रेन में जो टॉयलेट होते हैं ना अपने, उन जी, टॉयलेटों के बीच जो रास्ता होता है उसमें मैं सो करके इंडिया टीम का जो कैंप अटेंड करने गया था। तो स्ट्रगल तो करना पड़ता है, ये दुहाई नहीं आपको कभी देनी पड़ती। मैंने आजकल की जनरेशन में देखा है कि वो परिस्थितियों को बड़ा दोहराते हैं कि यार ये कमी हो गई, ये होगी। नहीं, हमें परिस्थितियाँ चेंज कैसे करनी है ये हमें सोचना है, इसके ऊपर हमें वर्क करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। यही सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो यूथ है गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन अगर एक बार उस गोल में असफलता मिल गई तो वो गोल ही बदल देते हैं। जी, जी, जी। सफल तो यही है ना कि हर एक चीज़ को पाने के लिए टाइम लगता है। देखिए, मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 2003 में मैं अच्छा प्लेयर हो गया था हिमाचल में कि यार अजय ठाकुर कोई नाम है ना? वो 2019 में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, मतलब 15-16 साल के वेट करने के बाद मुझे अर्जुन अवार्ड मिला। वेट करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। मैं कम से कम 20 साल मुझे हो गए कबड्डी फील्ड में, अच्छा खेलते हुए, तब जाकर के ये नाम बना है। एक दिन में कोई भी स्टार नहीं बनता, कोई भी हीरो नहीं बनता लाइफ में, है ना? कोई सक्सेस नहीं होता। इसके लिए बंदे का वर्षों की मेहनत होती है, कई सालों का तप होता है उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा एक जो बड़ी प्रॉब्लम है हमारे जो यूथ में है वो है कि वो नशे की तरफ ज़्यादा इस वक़्त यूथ जा रहा है, जिसकी देखिए, हुँ, मैं आपको सबसे बड़ी कमी बताऊँ हमारे में क्या है जी? जो हमारा गाँव से शहरों की ओर पलायन है। मैं आप एक छोटे-छोटे उदाहरण देता हूँ आपको। अब गाँव में मतलब हम लोग गाँव में रहे, है ना? अगर मैं अपने गाँव में कहीं भी निकलूँ तो कहीं न कहीं मेरे ऊपर सबकी निगाह है ना? ये फलाने का लड़का है गाँव में। कहीं मेरा चाचा मिल जाएगा, कहीं ताऊ, कहीं मासी, फूफड़, ताया जी, पूरे कुनबे में कहीं कोई न कोई मुझे मिल जाएगा ज़रूर। लेकिन शहरों में क्या है कि अगर आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप शहर में एक टर्न के बाद आपको कोई पहचानता ही नहीं है। बच्चों में मतलब खुलेपन महसूस करते हैं बच्चा, है ना? किसी भी शॉप से आप सिगरेट माँग सकते हैं, कोई भी चीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन गाँव में आप माँग सकते हैं? नहीं माँग सकते, क्योंकि ये अपना सॉरी सॉरी ब्रदर, थोड़ा-सा गाँव में आप कहीं ऐसा महसूस नहीं कर सकते आपको कंफर्ट ज़ोन में कि यार मैं किसी दुकान दुकान से सिगरेट माँग लूँ या कुछ भी। जी, ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि आप दूर हो गए अपनी फैमिली से, अपने कल्चर से। मेरे को कहीं न कहीं लगता है कि जहाँ पे बच्चों के ऊपर चेक नहीं रहता, वहाँ बच्चे इस ओर चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने क्या सोच लिया कि हम लोगों ने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं अच्छे स्कूल में, है ना? और आप जी, यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद हम पूरे का पूरा डिपेंड हो जाते हैं स्कूल में कि यही हमारे बच्चे का भविष्य सुधारेंगे। जबकि हमें रेगुलर चेक बिल्कुल। करना चाहिए कि मेरे बच्चे का उठना-बैठना किनके साथ है, मेरे बच्चे के स्वभाव में क्या चेंजिंग आई। हर मेरे हिसाब से वीकली हमारे पेरेंट्स को जाना चाहिए बच्चों को चेक करने स्कूल में। उनके प्रिंसिपल से बात करें, फिर जो क्लास टीचर है उनसे बात करें कि यार हमारे बच्चे में कमी क्या है, क्या बदलाव है, इसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, स्कूल रेगुलर आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कमी है। मैं कई बार स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि यार हमारे जो बच्चे हैं इनमें संस्कार की कमी है। वो कमी कैसे आ गई? देखिए, जब भी हमें कभी भी छुट्टी होती है, चाहे आप मुझे भी रख लीजिए, मैं अपने ऊपर भी करता हूँ। हम लोग अपनी फैमिली को लेकर के चंडीगढ़ चले जाते हैं, मूवी दिखाते हैं। हमने कभी अपने कल्चर को टच करने की कोशिश ही नहीं की। हमने कभी उन्हें समझाया ही नहीं कि हम लोग कहाँ से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं। हम कभी अपने मंदिर लेके नहीं उनको गए, अपनी
उनको दिखाया नहीं अपने गाँव से, अपने गाँव के बुजुर्गों से उन्हें मिला के नहीं, अपने कल्चर में उनको कभी बिठाया नहीं। तो वो जो देख रहे हैं शहर की भाग-दौड़, है ना? भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, लेकिन हमारा बिल्कुल। टाइम हमें निकालना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। वो तो टीनेजर जो अपने आस-पास होता देख रहा है, वो वैसा ही बन रहा है। जी। तो आप जो कबड्डी तो आप बचपन से खेल रहे हो, तो अभी अगर आज की डेट की बात करें तो आप इस फील्ड में बहुत आगे इंटरनेशनल तक गए हैं, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए किस तरह के आप कार्यक्रम कोई ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उनको मोटिवेट करते हैं कि वो भी इस फील्ड में देखिए, आगे बढ़े? मोटिवेट मुझे कहीं भी स्कूल, कॉलेज में बुलाते हैं, मैं ज़रूर जाता हूँ। आज भी मैंने 2 फंक्शन अटेंड किए। तो मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि यार बच्चों के बीच में जाऊँ, उनको उनको लगे कि यार नहीं, कोई हमारे में से उठ कर के कोई यहाँ तक पहुँच सकता है। तो थोड़ा-सा ये रहता है, जिन बच्चों ने मुझे कभी देखा नहीं था, वो देखते हैं कि नहीं यार, ये भी मैं आज एक स्कूल यहाँ थाना कलां में एक स्कूल था उन्ना में, मैं आज वहाँ पे जी, गया तो मैंने उन बच्चों को बताया कि यार मैं भी आप लोगों की तरह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के यहाँ तक पहुँचा। क्योंकि आज प्रचलन क्या है कि सब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ज़रूरी भी है, आज की भाग-दौड़ को देख के, आज का कॉम्पिटिशन देख के हर माँ-बाप चाहता है मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले। तो उसमें क्या है, सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो अपने आप को डाउन फ़ील करता है। तो मैंने आज इनको बहुत मोटिवेट किया है कि हम लोग कहीं भी रहें, है ना? जितना हमारा संघर्ष ज़्यादा होगा, उतनी जीत जब हमें मिलेगी वो उतने मज़ेदार होगी, है ना? तो मैंने उनको बताया कि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आप ऐसा कभी फ़ील मत कीजिए कि यार मुझे परिस्थिति नहीं है, मैं शहर में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पिछड़ गया हूँ, नहीं। हम कहीं भी रहकर हम अपने आप को उठा सकते हैं, बशर्ते हमारी मेहनत कितनी है। ये हमें इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा। और आजकल के बच्चों बच्चों में सबसे बड़ी कमी क्या है, उनके टारगेट सेट नहीं होते। मैं कहीं भी स्कूल में जाता हूँ, मैं हमेशा पूछता हूँ कि यार आपका टारगेट क्या है? आप यकीन नहीं करेंगे, 80% बच्चों को यही नहीं पता कि हमें बड़े होकर करना क्या है। वो प्लस 2 सही, करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद उनके सामने हज़ारों रास्ते होंगे, उसके बाद मैं करूँ क्या? कोई कन्फ्यूज़न। बीसीए, कोई इंजीनियरिंग, पता नहीं कहाँ-कहाँ घुसे चले जा रहे हैं बच्चे, जहाँ उनको पता ही नहीं। मैं ये मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जी, माँ-बाप का फ़र्ज़ बनता है कि आप बच्चे के ज़हन में शुरू से भरें कि बेटा आपको कौन-सी लाइन चुननी है। वो अलग बात है कि बच्चे का जहाँ जहाँ रुझान है वही उसको चुनने दें, पर उसको टारगेट सेट करना ज़रूर सिखाएँ। ऐसा ना हो कि वो एकदम उसके सामने इतने रास्ते आ जाए, वो चूज़ करना ही भूल जाए कि हमने करना क्या है। तो मैं वही इसी चीज़ का मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि बच्चों को उनका माइंडसेट इस तरीके से डेवलप कीजिए ताकि उन्हें टारगेट सेट कर सकें कि मुझे बनना क्या है, आखिर में मेरा उद्देश्य क्या है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये आपने जो बात कही है, जो पेरेंट्स हैं, आज की डेट में सिर्फ़ एक चीज़ को फ़ोकस करते हैं कि बच्चा सिर्फ़ पढ़े और मन लगा के पढ़े और अच्छी नौकरी वो ले। लेकिन हम इस चीज़ में ये भूल जाते हैं कि पोटेंशियल क्या है, किस फ़ील्ड में हम आगे बढ़ें। तो जो ख़ासकर जो खेल है, तो इसके बारे में तो लोग ये सोचते हैं कि खेल में कोई बहुत बड़ा करियर नहीं है। हुँ, ख़ासकर जैसे हुँ। कबड्डी जैसे भले राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, सबकी जो देखिए ज़्यादा फ़ोकस है वो ये मैं मानता हूँ कि खेल थोड़ा टफ है ना? जी, अगर आप स्टडी और स्पोर्ट्स का कंपैरिज़न करेंगे तो स्टडी आपके लिए एक आसान रास्ता है। क्योंकि स्टडी में करियर बनाना आपके लिए आसान है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हज़ारों टेस्ट निकलते हैं, है ना? और स्पोर्ट्स में क्या है, आपको एशियन गेम आएगा 4 साल में 1 बार, है ना? वो हर 4 साल के बाद 1 बार होता है और उसमें जाएँगे पूरे इंडिया से सिर्फ़ 12 खिलाड़ी। तो उन 4 सालों में उन 12 में आपने आना है। अगर आप एक मौका चूक गए, तो फिर वो बात 4 साल पे चली गई, अगले नेक्स्ट 4 ईयर पे। तो टफ तो है स्पोर्ट्स, उसमें कोई मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि टफ नहीं है, बहुत टफ है। स्टडी में आपके पास ये चीज़ें हैं कि आप अगर एचएस की, यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस, आईपीएस नहीं बन पा रहे हो, आईआरएस, कितनी पोस्टें आपके पास आती हैं, वो नहीं क्लियर हो रहा, आप एचएस का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, वो नहीं हो रहा, कोई बैंकिंग, टीचिंग, बहुत लाइनें हैं आपके पास। स्पोर्ट्स का एक ही मकसद है कि आपको उस लेवल की उस माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा कि मुझे एशियन गेम खेलना ही खेलना है। तो थोड़ा टफ है ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत बड़े इवेंट होते हैं और सबसे बिल्कुल। बड़ी बात, इवेंट बहुत बड़े, आपका कंपटीशन बड़ा है। स्टडी में आपका कंपटीशन है इंडिया के लोगों में ही, इंडिया में ही। अगर आप स्पोर्ट्स करेंगे तो आपका कंपटीशन है कंट्रीज के साथ, है ना? जो और बड़े दूसरी लेवल बात अच्छे ये है से कि तैयारी करके आते हो और वहाँ पे अगर आपका मेडल नहीं आया तो आप
वो दिक्कत हो जाती है कि अपना वहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो इसलिए आपका माइंडसेट उस लेवल का होना चाहिए कि अगर स्पोर्ट्स करनी है तो आपको बड़ा त्याग तप करने की ज़रूरत है। फोकस आप ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो इस साल मेरा क्लियर हुआ, मैं नेक्स्ट ईयर देखता हूँ, नेक्स्ट ईयर हुआ नेक्स्ट ईयर देखता हूँ। जी अगर आप स्पोर्ट्स में एक बार चूक गए तो वो सीधा आपका जो अगला ट्रायल होगा वो सीधा 4 साल के बाद है। ये थोड़ा टफ है यहाँ पे। जी बिल्कुल। इसमें एक क्वेश्चन और है मेरा कि गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह से हेल्प रहती है कि इस फील्ड में देखिए अप्रोच करने के हिमाचल लिए? गवर्नमेंट में मैं बताऊं कि हमारी पॉलिसी जो है वो बेस्ट है। 3% का कोटा हमारे यहाँ पे निर्धारित किया गया है। इसमें हर एक ग्रेड का स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया बनाया हुआ है। जैसे कोई भी इवेंट, जैसे मान लो आप एशियन गेम, ओलंपिक या कॉमनवेल्थ खेलते हैं तो आप ए ग्रेड के प्लेयर हैं, मीन्स आपको क्लास 1 की जॉब दी जाती है अगर इन तीनों इवेंटों में आपका कोई मेडल है। तो ऐसे क्राइटेरिया बांटे हुए हैं आपके लिए। बहुत अच्छा आपको स्कोप है अगर आप स्पोर्ट्स भी करते हैं तो। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हम सिर्फ एक करियर बनाने की बात ना करें तो जो खेल है उसकी कितने इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में, हमारे यूथ को इसको लेके देखिए क्या मैसेज? खेल, मैं आपको वही, जो खेल आपको एक इज्जत मान सम्मान बख्श सकता है वो आपको किसी और चीज से नहीं मिलेगा, है ना। खेल आप देखिए ना कि एक प्लेयर खेलता है, वो कितने लोग उसको टीवी के आगे बैठ करके देखते हैं, कितने लोग ऐसे सोचते हैं, उनका उनका मनोरंजन का साधन भी है ना। लोग देखते हैं बड़े जज्बे के साथ। अभी ओलंपिक गेम हुई, एशियन गेम हुई, तो लोग टीवी के आगे सट जाते हैं कि यार हमारा कोई प्लेयर देश के लिए खेलेगा। कैसे चिल्लाते हैं आप देखिए, क्रिकेट देखिए, कबड्डी, कैसे पब्लिक स्टेडियम भरा रहता है। वो इंसान के लिए खुद भी है ना। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप आज आप देखिए ना कि किस तरीके का लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है। अगर आप खेल, वो अलग बात है कि आप उस लेवल के खिलाड़ी बने ना बने, लेकिन आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम हो रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको आपका जो बॉडी इंप्रेशन है वो अच्छा है, आपको खुद को अपने आप को मिरर में देख के अच्छा लगता है कि यार मैं एक परफेक्ट शेप में हूँ। हमारा खाना पीना सुधर जाता है जिससे हम लाखों जो हम आजकल की बीमारियों उनसे बच सकते हैं। आपकी आवाज थोड़ा, आपका आवाज कट गया। जी। जो अब ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जब सच में ही जब प्रो कबड्डी के जब मैच होते थे तो एक अच्छा लगता था कि हमारे हिमाचल प्रदेश के हमारे अपने भाई इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो वो चीज़ तो रहती है, एक रिगार्ड रहता है, फिजिकली भी एकदम इंसान फिट रहता है। तो आपने जिस तरह से कहा कि जो हमारे यूथ है उनको एटलीस्ट अगर नशे से दूर रहना है तो स्पोर्ट्स का भी सहारा लेना बहुत जरूरी है। अगर स्पोर्ट्स, जो इंसान स्पोर्ट्स करता है, आई थिंक वो नशे से ज्यादा दूर रहता है। जी, मैं वही आपको कहना चाहूंगा कि आपको देखिए और बच्चे बड़े मोटिवेट होते हैं, है ना। आप जी देखिए जी ना कि अगर आपके गांव में एक बार जिम खुल जाता है तो लोग थोड़े दिन शौकिया तौर पे ही जाने लग जाते हैं, जिम में भीड़ हो जाती है। स्पोर्ट्स एक मतलब आपको अलग लेवल पे लेके जाता है, जहां आप अपने, सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सिखाता है आपकी लाइफ में। स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा जो है, आपको डिसिप्लिन कैसे होना है बंदे को ना, वो आपको जी सिखाता है कि स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है कि मैं सुबह उठूंगा, मैंने मुझे प्रैक्टिस पे जाना है। आपका टाइम टेबल, एक रूटीन बनती है आपकी। दूसरा, आप नशों से दूर रहते हैं। आपका वो होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो बिल्कुल। आप अगर मान लीजिए आपका स्पोर्ट्स की तरफ रुझान नहीं है, लेकिन आप स्टडी के ऊपर रुझान है, लेकिन आप फ्री टाइम तो होता है ना आपके पास, तो आप जो फ्री टाइम में आपके दिमाग में जो गलत सोसाइटी की बातें आती हैं, इधर उधर की बातें, तो वो आप छोड़ सकते हैं। आपका वो टाइम होता है कि यार उस टाइम मुझे ग्राउंड में जाना है, चाहे मैं ऐसे ही सिर्फ ना मात्र मैंने, मुझे खेलना है कोई भी गेम, है ना, रिक्रिएशन के लिए मान लीजिए आप, और मुझे खेलना है। तो ये सब चीज़ों का बेनिफिट है अगर आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं तो। अजय भाई, आपने कबड्डी के कितने जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, कितने टूर्नामेंट खेले हैं? ये तो ब्रदर अब याद नहीं होगा। मैंने हर एक इवेंट जो भी कबड्डी फील्ड में है, मैंने जी। हर एक इवेंट जहां तक कबड्डी है वो सब खेले हैं। ओके। दूसरा है कि चाहे अभी एशियन गेम हो, वर्ल्ड कप हो, सैफ गेम हो, एशियन चैंपियनशिप हो, इंडोर एशियन गेम हो, कोई भी इवेंट में सब मैंने खेला है। तो अभी आप एचपी पुलिस में है, तो पुलिस की लाइन में आपने कभी सोचा था कि इस लाइन में जाएं? देखिए मैं पुलिस में मैं शुरू से आना चाहता था,
मेरे फादर पुलिस में थे, मेरे ब्रदर पुलिस में है और मेरे चाचा जी भी पुलिस में थे। हमारा पूरा परिवार पुलिस में था, तो यूनिफ़ॉर्म का जो जज़्बा है वो पहले से ही है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं पंजाब पुलिस में था जी, है ना? पंजाब पुलिस छोड़ कर के फिर मैं इंडियन नेवी में रहा थोड़ा टाइम। नेवी से मैं पुलिस में आया हूँ। एयर इंडिया में रहा, सॉरी, नेवी के बाद मैं एयर इंडिया में रहा। एयर इंडिया की जॉब छोड़ कर के मैं हिमाचल पुलिस में आया हूँ। मतलब मेरा मेरा ये चौथा जॉब है। ओके। तो ये जो सब हुआ ये पॉसिबल आपके इसके लिए आप ड्यू टू स्पोर्ट्स जी। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ओके। तो आपको देख करके मुझे उम्मीद है कि हमारे युवाओं को आज एक एनर्जी मिलेगी कि ये मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर अच्छे प्लेयर हैं तो नौकरी की, जॉब की कमी नहीं है आपको। आपके, लेकिन आप जो कबड्डी का जो आपका जुनून है वो क्या आपने कभी इस तरह से उसको खेला है कि आपको नौकरी करनी है, नौकरी मिलेगी, या सिर्फ नहीं 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 जुनून नहीं, नहीं था? इस तरीके से प्ले नहीं किया था। हाँ, मुझे ऐसे शौक था कि मुझे लोग जाने। हम लोग जब छोटे थे, हमारे फादर साहब घर में आके बात करते थे कि उनका बच्चा बड़ा अच्छा, हमें होता था यार कैसा कैसा होगा वो। फादर साहब ने बोला कि बहुत बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसको कैच नहीं होती, उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, उसका ये है। तो मुझे लगता था यार ऐसा कैसा होगा कि हम चाहते थे कि यार हमारी जैसे मेरे फादर साहब किसी और की बातें करते हैं, कल कोई हमारी बातें ऐसे करे कि यार वो है अजय ठाकुर ऐसा है। तो इन चीज़ों का जज्बा था। ऐसे स्पोर्ट्स को लेकर, नौकरी को लेकर के ऐसे कभी नहीं सोचा कि यार मैं कबड्डी खेलूंगा तो मेरी जॉब लग जाएगी। ये तो था ही कि स्पोर्ट्स करेंगे तो जॉब तो लगी जाएगी, पर जी जी मुझे जुनून था कि मुझे इंटरनेशनल होना है। मेरी जॉब लगती ना लगती, लेकिन मुझे इंटरनेशनल बनना था, ये मेरा सपना था जी। जी। तो अगर कभी आपको लाइफ में अगर किसी हार का सामना करना पड़ा हो तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, जब डिमोटिवेट, हार हार जीत मतलब तो लाइफ में चलती नहीं, रहेगी। हार देखिए, हार की हार अगर आपकी लाइफ में कभी हार नहीं होगी ना, तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बन पाएंगे। नहीं, हार में क्योंकि हार आपको सिखाती है, आपको जी आपका आपको दिखाती है, एक आईना दिखाती है कि आप ऐसे हो, है ना? अगर आप हारोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं। मैं मानता हूँ कि वही खिलाड़ी सबसे अच्छा प्लेयर बनता है जो सबसे ज़्यादा हारा हो, क्योंकि उसको हर एक पॉइंट का पता होता है कि एक-एक हार से बंदा सीख कर के जब प्लेयर बनता है ना, तो फिर वो, मतलब मेरा नाम ही ले लेता हूँ, अजय बनता है। अजय मीन्स मेरा मेरा नाम नहीं, अजय एक शब्द है जिसको कोई हरा ना सके। मेरी माताजी ने जी भी ये शब्द निकाला था, अजय का जो मतलब है उसका नाम है जिसको कोई हरा ना सके। बिल्कुल अजय, बिल्कुल। फिर वो बच्चा अजय बनता है जो हरदम हारा हो, उससे हर एक वीक पॉइंट पता लग जाता है कि यार अगर मैं ये गलती करूंगा तो मैं हार दूंगा, मैंने वहां ये गलती की थी, मैं हार गया था। तो जितना आप हारोगे उतना ज्यादा सीखोगे। जी। नहीं, जब अभी लाइफ में कभी ऐसा ऐसा दौर भी आया है कि जब आपको लगा हो कि अब मैं ये खेल छोड़ दूं, इतने हाँ डिमोट कभी जी जी जी, ये डिमोटिवेट हुए? 2015 में ये दौर आया था। मेरा नी ऑपरेट हो गया था 2009 में। तो उस दौरान मेरे फिर से नी इंजरी हो गई 2015 में। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि यार फिर से ऑपरेट करना पड़ेगा या फिर गेम छोड़नी पड़ेगी। मैंने सोचा यार दूसरा ऑपरेट, आपको पता ही है कि मन में काफ़ी अच्छा चलता है कि यार लाइफ भी जीनी है। अब दूसरा ऑपरेट बोल दिया है मेरे लेग का, नी का। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं अब मुझे लीव करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अब खेलना। लेकिन फिर मेरे दोस्त नहीं माने कि नहीं नहीं यार अभी तो टाइम है, कोई इशू नहीं। कहीं न कहीं मेरे दिल में भी था ये कि यार मुझे अर्जुन अवार्ड का शौक पड़ गया था उस टाइम पे कि यार लाइफ में हम इतना खेले तो कम से कम अर्जुन अवार्ड तो मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मैंने बड़ा दिल पे पत्थर रख के दूसरी बार फिर ऑपरेट करवा लिया और बड़ी काफ़ी मेहनत की फिर मैंने उसके बाद। रिहैब बड़ा अच्छे से किया मैंने ताकि मैं फिर से ग्राउंड में उतर सकूँ। 2015 में ऐसा दौर आया था कि मैंने सोचा कि लाइफ में यार अब बस करना चाहिए। तो उस दौरान मेरे मदर ने मुझे बोला कि हाँ बेटा अब आपको बस करना चाहिए, बहुत हो गया। तो उसी दौरान मेरी मम्मी ने मेरे लिए लड़की भी पसंद कर ली, मेरे वाइफ है जो। तो मैंने भी फिर सोचा कि चलो अब करियर तो खत्म ही है, चलो माता जी ने बोला कि शादी कर देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरी एंगेजमेंट हो गई। फिर मेरी वाइफ ने ही बोला कि नहीं आप एक एक कोशिश जरूर करो एंगेजमेंट के बाद, कि मैं भी आपकी जीवन साथी हूँ। अब मैं एक ट्राई मेरे लिए करके देखो। मैंने भी सोचा कि यार लाइफ का चलो अंतिम पड़ाव देखते हैं, एक बार ऑपरेट करवा के फिर सेट होके देखते हैं। फिर मेहनत बड़ी करी। फिर मेरी वाइफ का भी लक, मेरे को लगता है कि अब जी चिलर जी है ना मेरे दोस्त, जब मेरा लाइफ में मेरा डाउनफॉल आया तो उन्होंने मुझे अपने रूम में बिठाया और बोला कि यार आप शादी कर लो। शादी के बाद ना, कि मैं ये बता रहा हूँ ये सच बात है, कि उन्होंने मुझे बोला बिल्कुल। कि शादी के बाद 2 लाख जुड़ जाते हैं।
मेरे को लगता है कि जो आपका स्टारडम था वो खत्म हो गया, मे बी आपका जो जितना आपके लक में था वो खत्म हो गया है। मे बी शायद आपकी वाइफ के का लक हो कि आपको कुछ और मिले। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो चलो एंगेजमेंट होगी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब से मेरी एंगेजमेंट से लेके शादी तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे नहीं मिली। जी। तो लाइफ में जो सक्सेस मिली है उसमें लक और मेहनत दोनों को आप देखिए लक, मेहनत अगर 95% है, लक 5% आपका काउंट करना ही पड़ेगा। लक लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कई बार क्या होता है कि आपकी बिल्कुल टाइम पे इंजरी हो जाती है, सामने इवेंट, तो आपका 1 साल की मेहनत पूरी मतलब कुएं में चली गई आपके। अगर बिल्कुल इवेंट के टाइम पे इंजरी होगी तो उस टाइम पे आपका लक भी ज़रूरी है कि आप सेफ रहें, क्योंकि इंजरी से भरा हुआ गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि जो सक्सेस मिलती है उसको सब देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि कितने मज़े हैं, देखिए लेकिन उसके मेहनत पीछे तो भी करनी ही पड़ेगी आपको, मेहनत के बिना कुछ नहीं है ना लाइफ में। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, तो मत इसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं है, इसका अल्टरनेट है ही नहीं कोई। आप कुछ भी कर लीजिए, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने आपका एक फ़ोटो देखा था जिसमें आई थिंक नीचे पैर के अंगूठे के नीचे बहुत बड़ा वो पूरा तो मैं, हाँ, लिखा है। हम लोग मैं एक एक दिन में हम लोग 200 बार बोनस की ट्राई करते हैं, उसमें अंगूठों का जो नीचे का जो स्किन है वो निकल जाती थी। तो 2-2 दिन हम चलते नहीं थे, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। आप ये चीजें आप अ, अब मुझे बतानी नहीं आएगी, जो खिलाड़ी है मतलब वो समझ सकते हैं कि मेहनत किस इस लेवल की करनी पड़ेगी आपको। मतलब इसमें सबसे पहले आपको दर्द को हराना होता है। यहाँ तक बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दर्द को तो आपको भूलना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में आप ये चाहते हैं कि आप कहीं जाओ और लोग आपको बिना आपका नाम बताने से पहले आपको जाने, तो आपको उसके लिए सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। जी। तो चलिए आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने कही। जाते-जाते यूथ को और कोई संदेश आप देना चाहो? नहीं, मैं यूथ से यही कहना चाहूंगा कि आप सब सबसे पहले लाइफ में अपने टारगेट सेट कीजिए, तो उनके लिए कितनी मेहनत लगती है उनके ऊपर गौर कीजिए। आपको लाइफ में कुछ भी बनना हो, चाहे आपको स्पोर्ट्स मैन बनना हो या टीचर बनना हो, इंजीनियर बनना, उन लोगों से ज़्यादा तालमेल बनाएं, उनसे उनकी लाइफ की स्टोरी जानने की कोशिश करें कि ये बंदा यहाँ तक पहुँचा कैसे। और मेन सबसे जो ज़रूरी बात है वो आपका टारगेट सेट करना ही है। और 2 तरह के लोग होते हैं लाइफ में, एक तो सोचते हैं कि यार मुझे ये करना है, एक होते हैं जो करके दिखा देते हैं ना। लाइफ में सरफिरे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास वही लोग बनाते हैं जो सरफिरे होते हैं। समझदार लोग फिर उसको बाद में पढ़ते हैं कि यार ये हुआ कैसे, ऐसे भी हो सकता है। तो सरफिरे बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि, जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू की, मैं जून का महीना होता था, मैं दोपहर को 12 बजे दौड़ रहा होता रोड के ऊपर। मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि ये पागल हो गया, ये ना इसका दिमाग अब मतलब मेंटल हो गया ये। तो ऐसी चीजें आपको सुननी पड़ेगी, उसके लिए करना पड़ेगा आपको ना, सारी चीजें इग्नोर करके बिल्कुल। मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हार्ड वर्कर बनिए, हार्ड वर्क कीजिए। लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। बिल्कुल। तो चलिए अजय जी बहुत-बहुत धन्यवाद आज आपने समय थैंक यू निकाला। सो मच। जी जी, बहुत सी धन्यवाद। जानकारी हमें दी। जी। तो ये थे आज हमारे बीच हमारे देश की बहुत ही फ़ेमस अ, पर्सनैलिटी अजय ठाकुर जी। आज अजय ठाकुर जी ने कुछ बातें कही कि सबसे पहले अपनी लाइफ़ का गोल सेट करें और गोल सेट करने के बाद एक जुनून अपने अंदर पैदा कर दें कि वो करना ही है। लोग क्या कहते हैं, इस बात पे ध्यान दिए बगैर अपने गोल पे फ़ोकस करके जब कोई इंसान मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, तो सफलता उसके कदम चूम लेती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी खास पर्सनैलिटी से। तब तक के लिए नमस्कार।